Hello everyone, I am Rohit and I welcome you all to my channel The Finance Brew. इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ से भी बड़ी है, लेकिन इसमें सिर्फ अमूल ही गेम नहीं खेल रहा। एक साइलेंट प्लेयर है दूधला डेयरी, जो साउथ इंडिया से स्टार्ट होके अफ्रीका तक एक्सपैंड कर चुका है। डेट फ्री बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज और हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस, फिर भी स्टॉक रडार के नीचे क्यों है? इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को ब्रेक डाउन करेंगे, इस कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस कंपनी में रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अगर आपको नेक्स्ट अंडररेटेड कंपाउंडर ढूंढना है तो ये वीडियो मिस मत करना। विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द नेम ऑफ द कंपनी इज दूधला डेयरी। कंपनी के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम डेयरी इंडस्ट्री के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम मिल्क की सप्लाई चेन को समझने की कोशिश करेंगे। आपका 100% रॉ मिल्क सप्लाई में से 35% तो सेल्फ कंजम्पशन में यूज हो जाता है एंड दिस पार्ट नेवर रीचेस द मार्केट। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रूरल एरियाज में या फिर गांव में आपके हर घर में एक गाय या भैंस बंधी होती है, सो दैट इज यूज्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, राइट। वो वाले लोग जो एक घर में गाय भैंस को रखते हैं वो अपने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए ही यूज करते हैं और कमर्शियली उसको बेचते नहीं है, राइट। एंड उस 100% में से आपका 65% ही बचता है, विच इज टर्म्ड एज मार्केटेबल सरप्लस, विच इज देन सोल्ड इनटू कमर्शियल चैनल्स। और फिर आपका जो ये मार्केटेबल सरप्लस है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा हो गया आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन लोग आते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो आप लोगों ने सुबह सुबह नहीं देखा होगा अपनी रेसिडेंशियल कॉलोनीज में कि कुछ आदमी लोग बाइक्स चला रहे होते हैं जिनके बाइक के दोनों तरफ इस टाइप के मिल्क कंटेनर्स लटके होते हैं। दोज आर योर ट्रेडिशनल मिल्कमैन एंड दे कम अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड दे फॉर्म 65 to 70% ऑफ द मार्केटेबल सरप्लस। और मार्केटेबल सरप्लस का आपका दूसरा पार्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। आपका ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक हो गया आपका प्राइवेट प्लेयर्स, राइट, जो 50 to 55% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड दूसरा हो गया आपका कोऑपरेटिव्स विच फॉर्म 45 to 50% ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। प्राइवेट प्लेयर्स में आपकी कौन कौन सी कंपनीज आती है? कंपनी सच एज दूधला डेयरी, हैट्सन एग्रो आपकी लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है इन इंडिया, हेरिटेज फूड, पराग मिल्क फूड्स एक्सेट्रा। तो ये हो गए आपके एग्जांपल प्राइवेट प्लेयर्स के। एंड डेयरी कोऑपरेटिव्स में आपके कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं? तो आप सभी लोगों ने अमूल का नाम तो सुना ही होगा, एंड अमूल का फुल फॉर्म क्या है? अमूल स्टैंड्स फॉर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, राइट। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? डेयरी कोऑपरेटिव्स का सिंपल मतलब है फार्मर्स का ग्रुप जो मिलके बिजनेस करता है, राइट। तो ये कोऑपरेटिव्स टेक्निकली आपकी कंपनीज नहीं होती, ये एक लैक्स ऑफ फार्मर्स की ओन कंपनी होती है। एंड अमूल कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड अमूल को ऑपरेट करता है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। एंड अमूल आपकी लार्जेस्ट डेयरी ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया, एंड अमूल इज द ओनली प्लेयर दैट हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। जैसे आपका गुजरात में तो अमूल हो गया, दिल्ली एनसीआर रीजन में भी मदर डेयरी इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव विच इज वेरी फेमस। कर्नाटका में नंदिनी करके एक ब्रांड है विच इज वेरी फेमस। तमिलनाडु में आविन है, राजस्थान में सरस है, बिहार में सुधा है, राइट। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। एंड आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो डेयरी इंडस्ट्री इंडिया में है वो लार्जली रीजनल है। रीजनल क्यों है? बिकॉज मिल्क आपका एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, मतलब मिल्क को आप 200-300 किलोमीटर से दूर ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो खराब हो जाएगा। एवरी स्टेट में कोई ना कोई कोऑपरेटिव होगा एंड कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर होगा। आपकी जो मिल्क इंडस्ट्री है इंडिया में, दैट इज हाईली रीजनल एंड फ्रैगमेंटेड। एंड यहां पे अगर हम डेयरी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट्स को चेक करें, FY25 में डेयरी इंडस्ट्री इंडिया में अराउंड 10.8 ट्रिलियन रुपीस की है, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 17.7 ट्रिलियन रुपीस बाय FY30। ऑलमोस्ट यहां पे हमें 10% की रेवेन्यू कैगर दिख सकती है ओवर द नेक्स्ट 5 years। एंड यहां पे एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, वो क्या है कि यहां पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, वेयरएज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, विच इज बेनिफिशियल फॉर कंपनीज लाइक दूधला डेयरी। इस स्लाइड में मैंने दूधला डेयरी का कंप्लीट वैल्यू चेन दिखाया है, मतलब दूध का सफर गांव से कंज्यूमर तक कैसे होता है, इसको दूधला डेयरी क्या बोलती है? फ्रॉम ग्रास टू ग्लास का जो पूरा वैल्यू चेन है वो यहां पे मैंने एक्सप्लेन करा है। सबसे पहले कंपनी मोर देन 1 लाख फार्मर से डायरेक्ट मिल्क प्रोक्योर करती है, वो भी 7,000 विलेजेस और हजारों कलेक्शन सेंटर्स के थ्रू। फिर ये दूध दूधला की व्हीकल्स उठाती हैं और चिलिंग सेंटर्स में लेके चली जाती हैं।
सो ये चिलिंग सेंटर्स भी दोदला के होते हैं एंड यहां दूध को बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है जिससे दूध खराब ना हो जाए। फिर चिलिंग सेंटर से मिल्क को इन रेफ्रिजरेटेड टैंकर्स में डाला जाता है एंड ये रेफ्रिजरेटेड टैंकर्स फिर मिल्क को प्रोसेसिंग प्लांट पे लेके आ जाते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट में जब आपका मिल्क आ जाता है फिर यहां पे आपका पैस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन एंड और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं एंड यहीं पे आपका डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लाइक चीज हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, वे प्रोटीन हो गया, एक्सेट्रा। कंपनी के मल्टीपल प्रोसेसिंग प्लांट्स इंडिया और अफ्रीका में भी हैं एंड फाइनली जब आपके प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग प्लांट्स में बन के तैयार हो जाते हैं और इनकी पैकेजिंग हो जाती है, फिर ये प्रोडक्ट्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू मार्केट तक जाते हैं जिसमें सेल्स ऑफिसेज, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। सो मैंने आप लोगों के लिए यहां पे सिंप्लीफाई करके वैल्यू चेन को लिख दिया है। तो सबसे पहले आपका फार्मर आता है, फिर आपका मिल्क का कलेक्शन होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है टू द रिटेल आउटलेट्स एंड फिर फाइनली वो प्रोडक्ट तैयार होके आपका कस्टमर उसको कंज्यूम कर लेता है। सो होपफुली आप लोगों को डेयरी इंडस्ट्री का वैल्यू चेन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें जाननी जरूरी है रिलेटेड टू द डेयरी सेक्टर। सो डेयरी इंडस्ट्री एक सीजनल साइकिल पे चलती है, फ्लश सीजन एंड लीन सीजन। सो ये फ्लश एंड लीन सीजन क्या है वो समझते हैं। सो फ्लश सीजन आपका जून से दिसंबर के बीच में रहता है एंड इस सीजन में आपके मिल्क की सप्लाई सर्ज हो जाती है, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं एंड कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो टिपिकली इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट। सो फ्लश सीजन में आपकी जो गाय या भैंस होती है ये नेचुरली ज्यादा लैक्टेट करती है क्योंकि यहां पे फॉडर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एंड आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो भी फेवरेबल हो जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि एक अच्छे फ्लश सीजन में आपकी मिल्क की सप्लाई सर्ज हो जाती है एंड डेयरी कंपनीज के जो रॉ मटेरियल कॉस्ट या फिर कॉग्स होते हैं वो कम हो जाते हैं एंड मार्जिन्स हाई हो जाते हैं। एंड इसका कंप्लीटली अपोजिट है लीन सीजन जो आपका मार्च से लेके जून तक परसिस्ट करता है। सो यहां पे हीट की वजह से आपकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है, मीनवाइल यहां पे आइसक्रीम, कर्ड की डिमांड राइज हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि आपके मार्जिन्स स्क्वीज हो जाते हैं क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल या कॉग्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। सो यहां पे अच्छी डेयरी कंपनीज की स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि वो सोचती हैं कि हम फ्लश सीजन में एक्स्ट्रा मिल्क को प्रोक्योर करके रख लेते हैं अपने पास और हम उस एक्स्ट्रा मिल्क को स्किम्ड मिल्क पाउडर एंड बटर में स्टोर करके रख लेंगे एंड लीन सीजन में उसी स्किम्ड मिल्क पाउडर एंड बटर का हम यूज करेंगे टू मेक आइसक्रीम्स एंड कर्ड। तो इससे कंपनी क्या करती है कि अपने मार्जिन्स को बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाती है एंड यहाँ पे एबिटा मार्जिन्स आपके ऑल राउंड द ईयर ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करते। एंड दोदला डेयरी भी यहाँ पे सिमिलर प्लेबुक इस्तेमाल करता है कि वो फ्लश सीजन में ज्यादा मिल्क को प्रोक्योर कर लेते हैं क्योंकि वहां पे मिल्क के प्राइसेस बहुत कम होते हैं। एक्स्ट्रा आपने जब मिल्क प्रोक्योर कर लिया फिर आप उसको स्किम्ड मिल्क पाउडर या बटर में स्टोर करके रख लोगे टू बी यूज्ड इन लीन सीजन्स टू मेक प्रोडक्ट्स सच एज आइसक्रीम एंड कर्ड, क्योंकि लीन सीजन में आपके जो मिल्क के प्राइसेस होते हैं वो काफी हाई हो जाते हैं। तो इस वजह से कंपनी अपने मार्जिन्स को बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाती है। सो होपफुली आपको फ्लश सीजन एंड लीन सीजन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो अब हम डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स को देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो फाइंड आउट कि कौन सा मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है व्हेन कंपेयर टू अदर्स। सो सबसे पहले आपका ट्रेडिशनल लिक्विड मिल्क या फिर पाउच मिल्क आता है एंड यहां पे कंपनी खाली 4 to 6% के मार्जिन्स बनाती है एंड दिस मार्केट इज ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ 5 to 6%। तो ये आपका लोएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट हो गया। फिर आते हैं आपके ट्रेडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और यहां पे आपके प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक बटर हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया। तो बटर में मार्जिन्स यहां पे 17 से 19% के बीच में है, कर्ड में भी मार्जिन्स अराउंड 20% के आसपास हैं, पनीर में भी मार्जिन्स 20% के आसपास हैं, राइट। एंड ये वाला जो मार्केट है आपका ट्रेडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का, ये आपका 10 से 17% के कैगर पे ग्रो कर रहा है। और फिर आता है आपका न्यू एज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो यहां पे प्रीमियम आइसक्रीम हो गया, चीज हो गया, वे प्रोटीन हो गया, आपका ग्रीक योगर्ट हो गया। तो यहां पे मार्जिन्स अराउंड 20% के रहते हैं एंड दिस सेगमेंट इज ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ 15 से 22% एंड दिस इज द हाईएस्ट मार्जिन सेगमेंट विच इज ड्रिवन बाय प्रीमियमाइजेशन एंड इवॉल्विंग डाइटरी ट्रेंड्स। सो हर डेयरी कंपनी की यही स्ट्रैटेजी होती है कि वो लिक्विड मिल्क का शेयर कम करे एंड दे फोकस मोर ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड न्यू एज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जिससे कंपनी का ओवरऑल मार्जिन्स इंक्रीज हो। तो मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम भी बनाया है। सो इफ यू वांट आप वीडियो को पॉज करके यू कैन हैव अ लुक एट दिस डायग्राम, जिससे आपको चीजें बेटर समझ में आ जाएंगी। सो कुछ मेजर टेलविंड्स हैं जो डेयरी सेक्टर में परसिस्ट कर सकती हैं फॉर द नेक्स्ट 10, 20 और 30 इयर्स। तो वो टेलविंड्स क्या क्या हैं एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे मेजर ग्रोथ ट्रिगर डेयरी सेक्टर के लिए इंडिया में क्या है कि इंडिया आपका प्रीडोमिनेंटली एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, तो यहां पे प्रोटीन की डिमांड तो रहने ही वाली है एंड प्रोटीन आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। एंड दूसरा आपका मेजर ग्रोथ ट्रिगर बन सकता है दैट इज द ऑफ टेक ऑफ GLP-1 ड्रग्स। तो GLP-1 ड्रग्स आपका वेट लॉस ड्रग्स होती हैं एंड इन ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा मस्कुलर लॉस होता है। तो अगर आपका मस्कुलर लॉस ज्यादा होगा तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज हो जाएगी एंड प्रोटीन आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत मिलता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज वे प्रोटीन। सो वे प्रोटीन आपका एक चीज का ही बाय प्रोडक्ट होता है एंड इसमें एब्जॉर्प्शन प्रोटीन का बहुत ही तुरंत हो जाता है एंड बहुत ही एफिशिएंट तरीके से बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाती है। सो नेचुरली आपका जो वे प्रोटीन का डिमांड है वो भी इंडिया में इंक्रीज होना चाहिए एंड यहां पे आपका एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एंगल भी प्ले आउट हो सकता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन ब्रांड्स जो इंडिया में हैं वो बाहर की कंपनीज ही हैं। तो अब हम फाइनली दोदला डेयरी को एनालाइज करना शुरू करेंगे एंड होपफुली आपको डेयरी इंडस्ट्री अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको अभी तक वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो या आपको कुछ भी वैल्यू इस वीडियो से मिली हो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो दोदला डेयरी एक इंटीग्रेटेड डेयरी कंपनी है जो इंडिया और अफ्रीका दोनों में ग्रो कर रही है। सो इंडिया में कंपनी मिल्क प्रोक्योर प्रोसेस और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचती है और एक्विजिशन से अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रही है। एंड अगर हम अफ्रीका की बात करें सो युगांडा एंड केन्या में भी कंपनी सेम मॉडल फॉलो कर रही है, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट से लेकर प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक। साथ ही कंपनी कैटल फीड एंड एग्री प्रोडक्ट्स का भी बिजनेस कर रही है थ्रू द ऑर्गा फीड डिवीजन। सो इंडिया से कंपनी को 90% ऑफ द रेवेन्यू मिलता है वेयर एज अफ्रीका से कंपनी को 10% ऑफ द रेवेन्यू मिलता है। एंड कंसोलिडेटेड लेवल पर कंपनी के पास 100 सेल्स ऑफिसेज हैं, 2890 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 3170 से ज्यादा एजेंट्स हैं एंड 18 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। साथ ही साथ कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ चिलिंग सेंटर्स एंड 7690 से ज्यादा विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर्स भी हैं। सो इतना बड़ा मिल्क प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है एंड इट टेक्स ईयर्स ऑफ हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी टू रीच सच अ स्केल। सो ये ऑटोमेटिकली एक एंट्री बैरियर भी बन जाता है फॉर न्यू एंट्रेंट्स। एंड यहां पे अगर हम अफ्रीका बिजनेस की बात करें एंड यहां पे कंपनी केन्या और युगांडा में ऑपरेट करती है अपनी सब्सिडरीज के थ्रू, जहां मिल्क से लेकर योगर्ट और चीज तक कंपनी प्रोडक्ट्स बेचती है। वहां कंपनी की 2 प्लांट्स और 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है एंड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अफ्रीका से कंपनी के पास ऑलमोस्ट 11.6% का आता है। सो अफ्रीका में मार्जिन्स हाई हैं क्योंकि कंपटीशन कम है और प्रोसेस्ड मिल्क की सप्लाई लिमिटेड है। और यहां पे अगर हम ऑर्गा फीड की बात करें सो ऑर्गा फीड कैटल फीड और एग्री प्रोडक्ट्स बनाता है जिसमें 480 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी है। कंपनी फार्मर्स को डायरेक्ट फीड बेचती है एंड वेट्स के साथ भी इनके क्लोज टाइप्स हैं। एंड अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को ऑब्जर्व करेंगे इस सेगमेंट में से सो ये 348 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होके 404 करोड़ का हो चुका है। एंड इस सेगमेंट में से कंपनी के एबिटा मार्जिन्स 11% से 18% के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। सो ऑर्गा फीड दोदला के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लस एक्स्ट्रा रेवेन्यू का स्ट्रीम है। सो ये वाली स्लाइड दोदला डेयरी के मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट को दिखाता है। इंडिया में कंपनी के मल्टीपल प्लांट्स हैं अक्रॉस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड बिहार एंड झारखंड, जहां मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी लाखों लीटर्स पर डे में है। साथ ही इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। युगांडा में 3 लाख लीटर्स पर डे की कैपेसिटी है वेयर एज केन्या में 1 लाख लीटर्स पर डे की कैपेसिटी है। सो दोदला का स्ट्रॉन्ग प्लांट नेटवर्क उसे एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट एंड लार्ज स्केल प्रोसेसिंग का एडवांटेज देता है। एंड अगर आप यहां पे केयरफुली ऑब्जर्व करोगे सो 2020 में कंपनी के पास 20 लाख लीटर्स पर डे की कैपेसिटी थी जो अब इंक्रीज होके 24 लाख लीटर्स पर डे हो चुकी है। सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोक्योरमेंट सेंटर्स भी कंपनी के 6771 थे 2020 में जो अब इंक्रीज होके 7895 हो चुके हैं। एंड नंबर ऑफ मिल्क चिलिंग यूनिट्स हैव आल्सो गॉन अप फ्रॉम 94 इन 2020 टू 190 इन 2024 और 25। सो इस बिजनेस में आपको कंटिन्यूस बेसिस पे केपेक्स करना ही पड़ता है इफ यू वांट टू इंक्रीज योर रेवेन्यू। सो दिस इज अ हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। और यहां पे आप देख सकते हो कि दोदला डेयरी कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बेचती है। तो यहां पे आपका पैस्चराइज्ड पाउच मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क हो गया, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, मिल्क बेस्ड स्वीट्स हो गया, आपका पनीर एंड चीज हो गया, घी हो गया, योगर्ट हो गया, बटर मिल्क एंड स्वीट लस्सी हो गया एंड आइसक्रीम्स।
एंड ये वाली स्लाइड दोदला डेयरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाता है। सो पर्सनली स्पीकिंग मेरे को इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफी पसंद आया है, बिकॉज हिस्टोरिकली दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड गुड कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस एंड दे हैव आल्सो शोन गुड पास्ट एक्विजिशंस एंड एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड। सो इट इज अ वेरी नीट एंड क्लीन गवर्न कंपनी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिस पे मैं इस कंपनी को 10 on 10 दूंगा। सो इस स्लाइड में मैं आपसे प्राइवेट डेयरी प्लेयर्स के कॉम्पिटिटिव एजेस को डिस्कस करूंगा व्हेन कंपेयर्ड विद डेयरी कोऑपरेटिव्स। सो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ये लोग कंटिन्यूअस मिल्क प्रोक्योरमेंट करते हैं, फार्मर्स को मिल्क हॉलिडेज का इशू नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्राइवेट डेयरी प्लेयर्स टाइमली और ट्रांसपेरेंट पेमेंट्स करते हैं जो फार्मर्स के ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्राइवेट डेयरी कंपनीज फार्मर्स को फीड, वेटेरिनरी और टेक्निकल सपोर्ट भी देती हैं, जिससे मिल्क क्वालिटी और यील्ड इंप्रूव होता है। फोर्थ पॉइंट है कि बिजनेस साइड पर स्ट्रांग ब्रांडिंग की वजह से ये बेटर प्राइसिंग एंड हायर रियलाइजेशन ले पाते हैं। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन प्राइवेट डेयरी कंपनीज के जो मैनेजमेंट होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं व्हेन कंपेयर टू डेयरी कोऑपरेटिव्स, जिस वजह से इनके ऑपरेशंस स्मूथ चलते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में प्राइवेट प्लेयर्स का एज है बेटर फार्मर सपोर्ट, स्ट्रांग ब्रांडिंग एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, जो उन्हें डेयरी कोऑपरेटिव से कंपीट करने में हेल्प करता है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लाया हूं। जो आइडियाज और कंपनीज मैं इस चैनल पे कवर करता हूं उससे पहले मैं उन्हें डीपली रिसर्च करता हूं और अब वो रिसर्च मैं शेयर करता हूं एक प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ, द फाइनेंस ब्रू स्मॉल कैप रिसर्च क्लब। इस कम्युनिटी में हर मंथ मिलते हैं 2 डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन केयरफुली सिलेक्टेड स्मॉल एंड मिड कैप बिजनेसेस, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, रिस्क, सब कुछ कवर्ड। एक सेक्टर रिपोर्ट जब वो सेक्टर स्टिल अंडर वैल्यूड होता है, और एक ग्लोबल स्टॉक रिपोर्ट एक इंटरनेशनल कंपनी जो मैं पर्सनली ट्रैक कर रहा होता हूं। और ये आइडियाज यूट्यूब पे आने से पहले इस ग्रुप में शेयर होते हैं। आप हमेशा एक स्टेप अहेड रहते हैं। लेकिन मैं क्लियरली बोल देता हूं, ये कोई टिप बेस्ड ग्रुप नहीं है। यहां फोकस है सोच बदलने पे, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग पे, सही डिसीजंस लेने की एबिलिटी पे। अगर आप जेन्युइनली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ये कम्युनिटी आपके लिए बनी है। अभी हम 100 न्यू मेंबर्स एनरोल करेंगे एंड देन ग्रुप क्लोज कर देंगे। और आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, कोड रोहित 35 यूज करें और मिलेगा 35% ऑफ। लेकिन ये सिर्फ पहले 50 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है, तो जितना जल्दी हो सके उतना बेटर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्या एंट्री बैरियर्स हैं एंड दोदला के पास ऐसे कौन कौन से कॉम्पिटिटिव मोड्स या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इसके रिटर्न रेशियोज इतने हाई हैं। तो इन एंट्री बैरियर्स एंड मोड्स को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग अ बिजनेस मॉडल। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई नया प्लेयर डेयरी इंडस्ट्री में आना चाहे तो उसके लिए ग्राउंड रियलिटी काफी टफ है। तो अगर हम एक नए एंट्रेंट को कवर करें विद दोदला डेयरी तो हमें क्या क्या डिफरेंसेस दिखाई देंगे इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हम वो डिस्कस करेंगे एक बार के लिए। सो न्यू एंट्रेंट को मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए मिडिलमैन पर डिपेंड रहना पड़ता है, जबकि दोदला 93 से 94% डायरेक्ट फार्मर से सोर्स करता है। यही रियल मोट है। पेमेंट साइकिल भी डिफरेंस क्रिएट करता है। न्यू प्लेयर इरेगुलर पेमेंट देते हैं, जबकि दोदला 10 से 15 दिन में रिलायबल पेमेंट करता है, जो फार्मर ट्रस्ट बिल्ड करता है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि नए एंट्रेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गैप होगा। सो यहां पे फ्रैगमेंटेड या मैनुअल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, वर्सेस दोदला के पास 16 फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। क्वालिटी अश्योरेंस में भी जमीन आसमान का डिफरेंस रहेगा। एक नया प्लेयर खाली बेसिक चेक्स कर पाएगा, वेयरएज दोदला यहां पे 35 टेस्ट करता है टू अश्योर द क्वालिटी ऑफ इट्स मिल्क। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मार्जिन्स। सो न्यू एंट्रेंट्स तो आपके प्राइस वॉर में फंस जाते हैं, जबकि दोदला ईस्ट अफ्रीका डाइवर्सिफिकेशन से हायर मार्जिन्स अर्न करता है। सो कंक्लूजन में कैपिटल से एंट्री मिल सकती है, लेकिन 30 इयर्स का ट्रस्ट नेटवर्क और एग्जीक्यूशन कॉपी नहीं हो सकता। सो गोइंग फॉरवर्ड अब हम सारे पॉइंट्स को डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे जो मैंने आपसे अभी यहां पे डिस्कस करे। तो सबसे पहला मोड आता है हमारा प्रोक्योरमेंट एंड फार्मर स्टिकीनेस का। सो डेयरी बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंसिस्टेंट रॉ मिल्क सप्लाई सिक्योर करना, और यही दोदला ने अपना गेम स्ट्रॉन्ग बनाया है। सो पिछले 30 सालों में दोदला ने 1.4 लाख फार्मर्स का नेटवर्क बिल्ड किया है, जो 8,800 विलेजेस तक स्प्रेड है। सो ये स्केल ओवरनाइट क्रिएट नहीं होता, इसमें इयर्स ऑफ ट्रस्ट एंड एफर्ट लगता है।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोदला 93 से 94% डायरेक्ट टू फार्मर प्रोक्योरमेंट करती है, मतलब मिडिलमैन हटा दिए, कॉस्ट कम, क्वालिटी बेटर एंड कंट्रोल ज्यादा। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए दोदला यूज करता है GPRS इनेबल्ड मिल्क एनालाइजर्स, जो फार्मर्स को डायरेक्टली फैट कंटेंट और क्वांटिटी का ट्रांसपेरेंट डेटा देते हैं। कोई चीटिंग नहीं, फुल क्लैरिटी। और दोदला यहां पे हर 10 से 15 दिन में डायरेक्ट पेमेंट करता है टू इट्स फार्मर्स, जिसकी वजह से फार्मर्स स्विच नहीं करते एंड हाई स्टिकीनेस बनी रहती है। सो टू कंक्लूड, ये सिर्फ सप्लाई चेन नहीं है, ये एक डीप रूटेड ट्रस्ट नेटवर्क है जिसे रेप्लिकेट करना नए एंट्रेंट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑफ स्ट्रेटेजिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन थ्रू द ऑर्गाफीड सब्सिडरी। तो मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि इस कंपनी का एक कैटल फीड डिवीजन भी है विच गोज बाय द नेम ऑफ ऑर्गाफीड। सो इस स्लाइड का कोर कंसेप्ट है बैकवर्ड इंटीग्रेशन थ्रू ऑर्गाफीड। सो स्टेप 1 में दोदला अपने फार्मर्स को हाई क्वालिटी कैटल फीड प्रोवाइड करता है। स्टेप 2 में इस फीड से फार्मर्स का मिल्क यील्ड 15 से 20% तक इंक्रीज होता है। स्टेप 3 में फार्मर्स फिर ज्यादा और बेटर क्वालिटी मिल्क दोदला को सप्लाई करते हैं। एंड फाइनली स्टेप 4 में फीड का कॉस्ट डायरेक्ट मिल्क पेमेंट से एडजस्ट हो जाता है। सो ये आपका एक क्लोज्ड लूप फ्लाईव्हील क्रिएट करता है जहां दोनों साइड विन करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सभी चीजों से एक लॉक इन इफेक्ट क्रिएट होता है जहां फार्मर सिर्फ दूध बेच नहीं रहा, वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का पार्ट है। एंड अगर कोई कॉम्पिटिटर थोड़ा हायर प्राइस ऑफर करे भी तो फार्मर स्विच नहीं करेगा, क्योंकि उसे फीड सपोर्ट और हायर यील्ड का बेनिफिट दोदला से मिल रहा है। सो टू कंक्लूड, ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट नहीं बल्कि इकोसिस्टम कंट्रोल है जो दोदला को लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। Third point is that of involvement of massive infrastructure and logistical complexity. So डेयरी बिजनेस सिंपल नहीं है, क्योंकि मिल्क एक हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसलिए यहां 365 डे कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है विदाउट एनी ब्रेक। सो दोदला ने यहां मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, 16 एडवांस्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स, 24 लाख लीटर्स पर डे कैपेसिटी एंड 190 चिलिंग सेंटर्स। और ये पूरा नेटवर्क इंश्योर करता है कि मिल्क क्विकली कलेक्ट, चिल और प्रोसेस हो विदाउट एनी स्पॉइलेज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑटोमेशन का। फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट से कॉस्ट कम रहती है और क्वालिटी कंसिस्टेंट भी होती है। एंड एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो इस कंपनी के पास है दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो दोदला लार्ज वॉल्यूम्स प्रोसेस करके कॉस्ट एडवांटेज अचीव करता है जो स्मॉल प्लेयर्स कंपीट नहीं कर पाते। सो कंक्लूजन में ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक हाई कैपिटल बैरियर एंड एग्जीक्यूशन मोड है जो नए एंट्रेंस के लिए एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। फोर्थ पॉइंट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो दोदला के पास है दैट इज ऑफ स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। सो मिल्क प्रोसेसिंग सिर्फ कलेक्शन नहीं है, यहां स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दोदला का सिस्टम 3 लेयर्स में काम करता है। सो लेयर 1 में एडल्ट्रेंट स्क्रीनिंग होता है, यहां पे यूरिया, सॉल्ट एंड वेजिटेबल ऑयल जैसे हार्मफुल एलिमेंट्स रिमूव किए जाते हैं। लेयर 2 में आता है ऑटोमेटेड मिल्को स्कैनर्स, ये मशीन्स 26 टाइप्स के कंटामिनेंट्स डिटेक्ट करती है इंस्टेंटली। एंड आपका लेयर 3 में आता है सर्टिफिकेशन कंप्लाइंस। सो यहां पे FSSAI, ISO एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जैसे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। सो टोटल मिला के दोदला 35 रिगरस टेस्ट करता है हर बैच पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड या नए प्लेयर्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो टू कंक्लूड, ये सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल मोड है जो कंपटीशन को नेचुरली एलिमिनेट करता है। फिफ्थ पॉइंट या कॉम्पिटिटिव मोड ऑफ दोदला इज दैट ऑफ ब्रांड इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ। सो दोदला ने 30 सालों में स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड किया है जिसे हाई कंज्यूमर रिकॉल मिलता है। इसी वजह से उनका 90 से 95% सेल्स B2C से आता है, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर कनेक्ट। अब कंपनी की आप डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ को देखो, कंपनी के 600 प्लस रिटेल पार्लर्स हैं, 2100 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड 2900 प्लस एजेंट्स हैं। सो इतना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होने का फायदा क्या है? सो इसका फायदा यह है कि दोदला अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली हाउस होल्ड्स तक पुश कर पाता है फास्ट और एफिशिएंटली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नेटवर्क अलाउ करता है कंपनी को हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड एंड घी सेल करने के लिए। सो न्यू एंट्रेंट्स के लिए ये सभी रेप्लिकेट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
सो टू कंक्लूड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन दोदला को प्राइसिंग पावर देता है एंड कस्टमर लॉयल्टी भी देता है, जो ऑटोमेटिकली एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है इस कंपनी के लिए। सिक्स्थ पॉइंट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ दोदला इज दैट ऑफ ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। सो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडिया में डेयरी मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव है, ज्यादा सप्लाई और कंपटीशन की वजह से मार्जिन्स यहां पे मॉडरेट रहते हैं, लेकिन दोदला ने एक स्मार्ट मूव किया ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन का। केन्या एंड युगांडा जैसे मार्केट्स में कंपटीशन कम है, प्रोसेस मिल्क की सप्लाई लिमिटेड है। इसका रिजल्ट क्या है कि यहां पे हायर मार्जिन्स हैं एंड साथ ही वहां अबंडेंट ग्रेजिंग लैंड है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट भी लो पड़ता है। मतलब केन्या एंड युगांडा में एक तरफ लो कॉस्ट, दूसरी तरफ हाई सेलिंग प्राइस, विच मेक्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी फॉर दोदला डेयरी। सो इन शॉर्ट, इंडिया स्टेबल वॉल्यूम देता है, लेकिन अफ्रीका मार्जिन इंजन का काम करता है, और ये डाइवर्सिफिकेशन दोदला को एक स्ट्रॉन्ग एज देता है जो न्यू एंट्रेंट्स एंड प्योर डोमेस्टिक प्लेयर्स के पास नहीं होता। सेवेंथ पॉइंट इज दैट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड मर्जर एंड एक्विजिशन कैपेबिलिटीज ऑफ दोदला डेयरी। सो अभी तक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि डेयरी बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोदला का सबसे बड़ा एडवांटेज है नेट डेट फ्री स्टेटस, मतलब कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है और डेट का प्रेशर नहीं है। एंड इसी चीज का एडवांटेज लेते हुए दोदला सिर्फ ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करता, बल्कि एक्विजिशंस भी करता है, जैसे श्री कृष्णा मिल्क्स एंड ओसाम का भी करा था रिसेंटली। एंड इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके दोदला को न्यू रीजन में एंट्री फास्ट हो जाती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क मिल जाता है एंड टाइम एंड एफर्ट भी बच जाता है। मतलब जहां दूसरे प्लेयर्स को सालों लगते हैं, दोदला डायरेक्ट मार्केट शेयर को एक्वायर कर लेता है। सो टू कंक्लूड, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट सिर्फ सेफ्टी नहीं बल्कि ग्रोथ का वेपन है, जो दोदला को फास्टर और स्मार्टर एक्सपेंशन का एज देता है। सो होपफुली आपको डेयरी इंडस्ट्री के एंट्री बैरियर्स एंड इस कंपनी के मोड्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एंड यहां एक सिंगल एडवांटेज नहीं बल्कि मल्टीपल मोड्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे 1.4 लाख फार्मर से स्टेबल मिल्क सप्लाई मिलती है, ऑर्गा फील्ड यील्ड से हायर प्रोडक्टिविटी, प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से हायर एफिशिएंसी, 10 डे पेमेंट से फार्मर लॉयल्टी, डेट फ्री एक्विजिशन से फास्ट एक्सपेंशन, B2C ब्रांड इक्विटी से स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड 35 टेस्ट फिल्ट्रेशन से सुपीरियर क्वालिटी। सो ये सब अलग अलग नहीं, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। सो अगर कोई न्यू एंट्रेंट सिर्फ प्लांट बना भी ले तो उसके पास ट्रस्ट, सप्लाई और इकोसिस्टम नहीं होगा और प्लांट अंडर यूटिलाइज रह जाएगा। सो टू कंक्लूड, कंपटीशन एक वीकनेस अटैक नहीं कर सकता, उसे सारे मोड्स एक साथ बीट करने पड़ेंगे, जो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। सो दोदला स्ट्रक्चरल इनएविटेबिलिटी को कैसे अचीव करता है? दोदला स्ट्रक्चरल इनएविटेबिलिटी को अचीव करता है बाय कंबाइनिंग टाइम मोड, मार्जिन प्रोटेक्शन एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम। सो सबसे पहला पॉइंट आता है इररिप्लेसेबल टाइम या फिर टाइम मोड। सो 30 साल का फार्मर ट्रस्ट और 1.4 लाख नेटवर्क कैपिटल से कॉपी नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है हमारा मार्जिन इंसुलेशन या फिर मार्जिन प्रोटेक्शन का। सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और अफ्रीका डाइवर्सिफिकेशन से प्रॉफिट्स स्टेबल रहते हैं, चाहे रॉ मिल्क प्राइसेस वॉलेटाइल हो। तीसरा पॉइंट है आपका परपेचुअल मोशन या फिर क्लोज्ड लूप सिस्टम का। सो यहां पे फीड, पेमेंट्स, चिलिंग और प्रोक्योरमेंट मिलके एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल बनाते हैं। सो इन तीनों पॉइंट से मैं बोल सकता हूं कि दोदला डेयरी का एक स्ट्रक्चरल इनएविटेबिलिटी क्रिएट हो जाता है। सो कंक्लूजन में मैं ये बोल सकता हूं कि ये बिजनेस इतना इंटरकनेक्टेड है कि न्यू एंट्रेंट के लिए एंट्री नहीं बल्कि सर्वाइव करना भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अब हम कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स को भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर है महाराष्ट्र का मेगा प्रोसेसिंग प्लांट। कंपनी 280 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है एक 10 लाख लीटर्स पर डे कैपेसिटी प्लांट में। जब ये फुल्ली यूटिलाइज होगा, मैनेजमेंट का कहना है कि ये अकेला 2000 करोड़ रेवेन्यू ऐड कर सकता है। सोचो, एक सिंगल प्रोजेक्ट से इतना बड़ा जंप, दिस इज नॉट स्मॉल। सो दूसरा पॉइंट आपके फर्स्ट पॉइंट के रिलेशन में ही है। सो ये सिर्फ एक प्लांट नहीं है, ये ज्योग्राफिक एक्सपेंशन स्टोरी है। अभी तक कंपनी साउथ इंडिया फोकस थी, लेकिन महाराष्ट्र के थ्रू ये वेस्टर्न इंडिया में एंट्री ले रही है, मतलब कंप्लीटली न्यू मार्केट अनलॉक हो रहा है। तीसरा पॉइंट है ओसैम एक्विजिशन के बारे में। सो बिहार और झारखंड जैसे मार्केट्स में अभी भी ऑर्गेनाइज्ड डेयरी पेनिट्रेशन लो है। कंपनी ओसैम के वॉल्यूम्स को 1.2 लाख लीटर्स पर डे से 2 लाख लीटर्स पर डे तक ले जाना चाहती है। यहां ग्रोथ का रनवे काफी लंबा है।
फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। सो ओसैम का करंट एबिटा मार्जिन सिर्फ 2 से 3% है, लेकिन दोदला का ओवरऑल मार्जिन 8 से 10% है। सो मैनेजमेंट क्लियरली बोल रहा है कि 2 से 3 साल में हम ओसैम के एबिटा मार्जिन को भी उस लेवल तक ले आएंगे। अगर ये हो गया तो प्रॉफिट्स यहां पे शार्पली जंप कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट सबसे पावरफुल लीवर है और ये है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के बारे में। सो मिल्क आपका एक लो मार्जिन प्रोडक्ट है, लेकिन कर्ड, पनीर, आइसक्रीम एक्सेट्रा हाई मार्जिन होते हैं। कंपनी हर साल 1 से 2% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट शेयर बढ़ाने का टारगेट रख रही है। ये डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को पुश करेगा। सो 6th पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि पनीर इज वन ऑफ माय फेवरेट फूड आइटम। सो यहां पे मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि पनीर आने वाले टाइम में डोमेस्टिक मार्केट का बिगेस्ट वॉल्यूम ड्राइवर बन सकता है। सो ये एक साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आप सभी को तो पता होगा दैट इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, तो ये एक 10, 20, 25 ईयर्स का लॉन्ग टर्म ट्रेंड प्ले हो सकता है। 7th पॉइंट इज दैट ऑफ द अफ्रीका बिजनेस। ये एक हिडन ऑप्शनैलिटी बिजनेस में है। सो युगांडा एंड केनिया ऑपरेशंस ऑलरेडी 20% एबिटा मार्जिन्स जनरेट करते हैं, जो इंडिया से ऑलमोस्ट डबल है। कंपनी वहां और एक्सपेंशन कर रही है, मतलब हाई मार्जिन ग्रोथ इंजन रेडी है। 8th पॉइंट इज अबाउट ऑर्गा फीड बिजनेस। सो ये कैटल फीड सेगमेंट है जो सिर्फ सपोर्ट बिजनेस नहीं है, ये खुद एक हाई मार्जिन अपॉर्चुनिटी है। अभी सिर्फ 35 से 40% फार्मर्स तक ही रीच है, तो बिना ज्यादा एक्सपेंशन के भी ग्रोथ आ सकती है। प्लस ये फार्मर्स को स्टिकी बनाता है। 9th पॉइंट इज अबाउट क्विक कॉमर्स। सो आज के टाइम पे लोग कन्वीनियंस चाहते हैं। आपका जेप्टो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स भी ग्रो कर रहे हैं। अभी कंट्रीब्यूशन छोटा है, लेकिन कंपनी 100 करोड़ का टारगेट रख रही है। फ्यूचर कंजम्पशन शिफ्ट का बेनिफिट मिलेगा। लास्ट पॉइंट इज अबाउट बीइंग अ नेट सेलर स्ट्रेटेजी। पहले कंपनी स्किम्ड मिल्क पाउडर जैसे कमोडिटीज खरीदती थी, अब खुद प्रोड्यूस करके सेल कर रही है। इससे क्या होता है, मार्जिन स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और एक्सटर्नल प्राइस वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट कम हो जाता है। सो सिंपल लैंग्वेज में दोदला डेयरी सिर्फ एक मिल्क कंपनी नहीं है, ये मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स, मार्जिन लीवर्स और हिडन ऑप्शनैलिटीज का कॉम्बिनेशन है। अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन यहां पे सही कर पाता है तो आने वाले 5 से 7 साल में ये बिजनेस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब आप डिसाइड करो, ये सिर्फ एक बोरिंग डेयरी स्टॉक है या एक इवॉल्विंग ग्रोथ स्टोरी। नाउ वी विल डिस्कस कि इस कंपनी में रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है, डेयरी बिजनेस सिंपल नहीं है, ये सीजनल गेम है। फ्लश सीजन में मिल्क ज्यादा होता है, लीन सीजन में कम, और इसी वजह से मार्जिन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, रॉ मिल्क प्राइसेस वॉलेटाइल होते हैं। कंपनी को फार्मर्स को तुरंत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइस बढ़ाने में टाइम लगता है, जिस वजह से मार्जिन स्क्वीज हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कंपनी अब मिल्क पाउडर या फिर स्किम्ड मिल्क पाउडर जो होता है एंड फैट का नेट सेलर बन रही है, तो इन्वेंट्री रिस्क भी आ जाता है। अगर प्राइसेस गिर गए ज्यादा तो डायरेक्ट लॉस कंपनी को लेना पड़ सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि ये बिजनेस वेदर डिपेंडेंट है। हीट वेव, वीक मॉनसून या फ्लड सब मिल्क प्रोडक्शन को हिट करते हैं। सो 5th पॉइंट इज अबाउट कि डिमांड भी वेदर से लिंक्ड है। ठंड ज्यादा पड़ गई तो कर्ड, लस्सी, आइसक्रीम जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बिकते ही नहीं। 6th पॉइंट इज अबाउट एनिमल हेल्थ डिजीज। सो यहां पे एनिमल डिजीजेस जैसे लंपी स्किन या फिर मैस्टिटिस ये मिल्क सप्लाई को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। 7th पॉइंट पे मैंने डिस्कस करा है कि कंपटीशन बहुत टफ है, स्पेशली नंदिनी और आविन जैसे कोऑपरेटिव से, जो सब्सिडीज की वजह से सस्ता बेच सकते हैं। 8th पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है, तो प्राइसिंग पावर लिमिटेड है। कंपनी इजीली प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकती, और आपका मिल्क एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ कमोडिटाइज प्रोडक्ट। 9th पॉइंट में मैंने डिस्कस करा है कि मिल्क आपका एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है। कोल्ड चेन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा प्रोडक्ट खराब, ऊपर से फ्यूल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही है। 10th पॉइंट पे मैंने डिस्कस करा है कि अफ्रीका ऑपरेशंस में करेंसी रिस्क, पॉलिटिकल इश्यूज और परमिट्स का रिस्क है, प्लस इंडिया में रेगुलेटरी और लीगल चैलेंजेस अलग। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका यूएस मार्केट में कोई सीवियर करेक्शन होता है या फिर अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई सीवियर प्राइस करेक्शन होता है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको दोदला पे भी दिख सकता है, बट दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। सो सिंपल सी बात है, डेयरी बिजनेस स्टेबल दिखता है लेकिन अंदर से काफी वॉलेटाइल है। मार्जिन्स कभी भी स्विंग कर सकते हैं, इसलिए ब्लाइंडली ग्रोथ देख के इन्वेस्ट मत करो। बिजनेस की रियलिटी समझना जरूरी है। तो अब हम कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, एंड वी विल आल्सो हैव अ लुक एट सम ऑफ द रेशियोज एज वेल। सो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 6000 करोड़ का है, तो मैं बोल सकता हूं आराम से कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई रेशियो यहां पे 24 टाइम्स है, तो 24 टाइम्स के पी रेशियो पे मैं क्या बोलूंगा कि कंपनी यहां पे रीजनेबली प्राइस्ड है,
या फिर इट इज परफेक्टली प्राइस्ड। तो चीप तो मैं नहीं बोल सकता कि कंपनी चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। चीप वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कंपनी तब करेगी व्हेन इट गोज बिलो 10 टाइम्स पी रेशियो, राइट। तो आरओसीई कंपनी का यहां पे 26% है, विच इज ग्रेट। आरओई भी कंपनी का 20% है। तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के इतने हाई क्यों हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इन द एंट्री बैरियर एंड मोड्स सेक्शन। तो उन एंट्री बैरियर्स एंड मोड्स की वजह से ही कंपनी का जो रिटर्न रेशियो है वो काफी हाई है, विच इज ग्रेट। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे भी प्राइस टू बुक रीजनेबली प्राइस्ड है। मैं नहीं बोलूंगा कि चीप वैल्यूएशंस पे यहां पे प्राइस टू बुक मिल रहा है मेरे को। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0 टाइम्स है, राइट। सो इट इज अ डेट फ्री कंपनी। सो स्मॉल कैप कंपनी है, डेट फ्री है। आई लाइक दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। प्राइस टू सेल्स कंपनी का 1.6 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस टू सेल्स मैं बोल सकता हूं कि कंपनी का चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू कैश फ्लो भी कंपनी का 12 टाइम्स है। सो ये भी चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। ईवी टू एबिटा कंपनी का 16 टाइम्स है, तो ये डिसेंट है। प्लेज परसेंटेज यहां पे 0 है, विच इज ग्रेट। सो ओवरऑल बेसिस पे मैं यही बोलूंगा कि कंपनी अभी रीजनेबली प्राइस्ड है या फिर परफेक्टली प्राइस्ड है। अगर ये कंपनी मेरे को 10 टाइम्स पी मल्टीपल पे मिलती है या उससे कम मल्टीपल पे मिलती है, देन आई कुड से कि थिंग्स कुड बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो एज ऑफ राइट नाउ मैंने इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखा हुआ है एंड एज अ डिस्क्लेमर आई डू नॉट हैव एनी पोजीशंस इन दिस कंपनी एज ऑफ टुडे। और अगर हम कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, सो कंपनी की सेल्स 2018 में अराउंड 1600 करोड़ की थी, जो 2025 में बढ़कर 3720 करोड़ की हो गई है। सो अराउंड 13% का यहां पे हमें रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रहा है इन द लास्ट 7 ईयर्स। एंड अगर हम कंपनी का एबिटा मार्जिन को देखें तो ये 2018 में 7% का था, जो अब बढ़कर 10% का हो गया है। एंड अगर आप कंपनी के एबिटा मार्जिन को देखोगे तो ये भी काफी स्टेबल रहे हैं इन द लास्ट 7 ईयर्स। तो मेरे को जिस कंपनी में एबिटा मार्जिन्स काफी स्टेबल रहते हैं वैसे बिजनेसेस बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि मेरे को पता पड़ता है एबिटा मार्जिन्स को देख के कि कंपनी के पास कुछ ना कुछ तो प्राइसिंग पावर है। एंड अगर आप कंपनी के प्रॉफिट को देखोगे तो 2018 में 60 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो अब 260 करोड़ का हो चुका है। तो यहां पे पैट में ग्रोथ या पैट की कैगर ग्रोथ अराउंड 25% की रही है। मतलब सेल्स यहां पे 13% के कैगर से बढ़ी है, पर प्रॉफिट्स यहां पे 25% के कैगर से बढ़े हैं। तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये हो गया कि कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट किया है। दूसरा रीजन क्या हो गया कि 7% के जो एबिटा मार्जिन्स थे वो एक्सपैंड होके 10% हो गए। तो दूसरा रीजन तो ये हो गया। तीसरा रीजन क्या है, आप यहां पे देख सकते हो कि 2018 में कंपनी 11 करोड़ का इंटरेस्ट अमाउंट पे करती थी, जो अब 4 करोड़ का रह गया है। तो मतलब पास्ट में कंपनी ने यहां पे डीलेवरेजिंग करी है। और एक फोर्थ रीजन आप देख सकते हैं कि यहां पे टैक्स परसेंटेज डिक्रीज हो गया है। 2018 में कंपनी 29% का टैक्स पे करती थी, जो अब डिक्रीज होके 27% का हो चुका है। तो इन मल्टीपल रीजंस की वजह से यहां पे प्रॉफिट ग्रोथ फास्ट रेट से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है व्हेन कंपेयर टू द सेल्स, विच इज ग्रेट। एंड आप मान के चलो कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ नेक्स्ट 5 से 10 ईयर्स में भी 10 से 15% के बीच में रहने वाली है, बट द प्रॉफिट्स विल ग्रो बिटवीन 15 to 20%। सो ये जो डेयरी बिजनेस है इट इज सॉर्ट ऑफ अ क्वाजी एफएमसीजी बिजनेस। तो इसमें ग्रोथ तो रहने ही वाली है, रेवेन्यू ग्रोथ भी आने वाली है, क्योंकि इंडिया में दूध की डिमांड तो होने ही वाली है। सो इट इज सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल स्टेडी कंपाउंडर। एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को देखें, सो कंपनी की लिस्टिंग 2021 में हुई थी। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी ने इक्विटी डायल्यूशन करा है, बट दैट इज ऑल राइट। कंपनी की अगर हम बोरिंग्स को देखेंगे तो वो 132 करोड़ से डिक्रीज होके 55 करोड़ की हो चुकी है। सो इट इज ऑलमोस्ट अ नेट डेट फ्री कंपनी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स को देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के पास अराउंड 200 करोड़ का कैश है एंड इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के पास 400 करोड़ का है। सो अराउंड 600 करोड़ का कैश कंपनी की बैलेंस शीट में है। सो ओवरऑल बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि कंपनी की बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। एंड अगर हम कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी के हमेशा हेल्दी रहे हैं। एंड इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय पैट, और अगर मैं इस कंपनी का सीएफओ अपॉन पैट मार्च 2020 से मार्च 2025 तक लूंगा तो मेरा यहां पे आंसर 147% का आ रहा है, विच इज वेरी हाई। सो हाई तो रहेगा ही क्योंकि ये एक B2C कंपनी है। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग है। मतलब फ्री कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस केपेक्स करोगे तो आपका फ्री कैश फ्लो आता है। सो दिस इज अ फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी, राइट। एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एबिटा देखोगे तो वो भी हाई रहा है कंसिस्टेंटली। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी की काफी स्ट्रांग है, नो डाउट इन दैट। एंड अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, सो प्रमोटर्स के पास अभी भी 60% ऑफ द कंपनी है, विच इज ग्रेट। और ये ग्रेट इसलिए है बिकॉज दिस टेल्स मी दैट प्रमोटर्स आर हैविंग स्किन इन द गेम। सो ओवरऑल बेसिस पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफी हेल्दी हैं। सो अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करना चाहूं तो मैं यही बोलूंगा कि ये कंपनी मेरे को पसंद है, ये सेक्टर भी मेरे को पसंद है। इस सेक्टर में मेरे पास
10, 20, 30 इयर्स की टेलविंड भी रहने वाली है और इस सेक्टर में रह के मेरे को 10 से 15% की रेवेन्यू ग्रोथ भी मिल सकती है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, हेल्दी कैश फ्लोज हैं एंड दिस इज अ फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी। सो इस कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो काफी स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल हैं एंड दिस कंपनी इज एक्टिंग लाइक अ एफएमसीजी कंपनी। सो प्रॉब्लम मेरे को इस कंपनी में खाली वैल्यूएशंस की लगती है। करंट वैल्यूएशंस अभी कंपनी के ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट आई फील दैट दे आर परफेक्टली प्राइस्ड एंड अगर आप किसी कंपनी को लेते हो व्हेन इट इज परफेक्टली प्राइस्ड तो वहां पे आप ज्यादा रिटर्न्स नहीं बना सकते। सो अगर ये कंपनी 10 टाइम्स पी मल्टीपल के आसपास मेरे को मिल जाती है देन आई फील एट दैट मोमेंट इन टाइम वहां पे मेरे को एसिमेट्रिकल रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पर उस अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे को पेशेंटली अभी वेट करना पड़ेगा। एंड प्रमोटर्स भी मेरे को इस कंपनी के बहुत पसंद हैं एंड दिस कंपनी इज हैविंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। So as a disclaimer, I do not have any positions in this company as of today, but I'm closely tracking this company and it is under my watch list. तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को जाके पढ़ें, इस कंपनी की कॉन कॉल्स को पढ़ें एंड यू ट्राई टू फॉर्म योर ओन इंडिपेंडेंट कंक्लूजन। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।